हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बाद फॉलोअप किस हिसाब से होना चाहिए, यानी फॉलोअप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और डॉक्टर को कितनी फ्रीक्वेंसी से दिखाने की ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बाईपास सर्जरी के बाद फॉलोअप के लिए पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता ये है कि लोग एक बार सर्जरी करा लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक आध बार डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कई पेशेंट ऐसे मेरे पास भी होते हैं जो कई साल बाद सडनली जब कंडीशन बिगड़ती है तब आते हैं और फिर उनको संभालना मुश्किल पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉलोअप का क्या रोल है और क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले फॉलोअप आपका डिस्चार्ज होने के 5-7 दिन 10 दिन के बाद होना चाहिए। इसमें आप हॉस्पिटल के बाद रिकवरी कैसी हो रही है, डिस्चार्ज के बाद घाव प्रॉपर भर रहा है कि नहीं, मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं, खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं, पेशेंट को कोई मेजर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मेजर कोई इश्यूज इमीडिएट पोस्ट डिस्चार्ज लंग्स का या हार्ट का या ब्लीडिंग का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना पहले 7-8 दिन में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसीलिए फॉलोअप के दौरान पहले 7 दिन थोड़े ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं। इसमें डिस्चार्ज के बाद पहले 7 दिन या 10 दिन के बाद एटलीस्ट आपको एक फॉलोअप जरूर करना चाहिए। किसी भी सर्जरी, जितनी भी बड़ी सर्जरी हो, चाहे एंजियोप्लास्टी भी हो, ज़्यादातर पहले 7-8 दिन 10 दिन में ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को फॉलोअप करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रेफरेबली जो सर्जन ने आपको ऑपरेट किया है उनको ही दिखाएं या उनकी टीम के किसी व्यक्ति को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर्जरी के बाद जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, ये पहले फॉलोअप पर डॉक्टर का फोकस रहता है कि ये सारी चीज़ों को रूल आउट कर ले। कई बार पेशेंट को सर्जिकल साइट में पेन होता है, किसी को सांस का तकलीफ होती है, किसी को दवाइयों का रिएक्शन हो रहा होता है, किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी को इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले फॉलोअप के दौरान डॉक्टर चेक कर लेगा तो आपको कंपेरेटिवली वो ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर पाएगा और ज़्यादा बेटर वे में ट्रीट कर पाएगा। इसके अलावा फॉलोअप के दौरान मेडिसिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है सर्जरी हो गई, काम खत्म, अब बात भूल जाओ, दवा गोली लेने से क्या फ़ायदा है, 10 दिन का कोर्स लोग लेके काम खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हार्ट पेशेंट्स की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ही चलती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि मेडिसिन पूरी तरह बंद हो जाती है। 99% पेशेंट्स में मेडिसिन एटलीस्ट 1-2 मेडिसिन लाइफ टाइम चलती है। कई बार इसमें एक और इशू ये आता है कि सर्जन्स जो है अपने सर्जिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हार्ट फेलियर के इंप्रूवमेंट में, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल पे कई बार सर्जन उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, उस पर मेडिसिन देने पर उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से कई बार ये होता है कि पेशेंट्स का ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेडिसिन द्वारा वो नहीं हो पाता। तो इसलिए आपके फॉलोअप में आप सर्जन को तो डेफिनेटली सर्जिकल रिलेटेड चीज़ों के लिए दिखाएं, पर एक कार्डियोलॉजिस्ट या एक कार्डियक फिजिशियन या किसी रूटीन अच्छे फिजिशियन के पास भी आप फॉलोअप करें जो आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी अवेयर करें। नहीं तो आप सिर्फ सर्जरी अच्छे से हो गई और काम खत्म हो गया वैसा अगर आप मान लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ने का अंदेशा रहता है। मेडिसिन का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। कई बार पेशेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं कि हमको साहब कम मेडिसिन दो, हमको तो बिल्कुल कम मेडिसिन दो, उस मेरे दोस्त है उसको तो 2 ही मेडिसिन चल रही है, आप तो 5 मेडिसिन लिख दी है। ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि देखिए ऑब्वियसली पेशेंट की भी गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक बहुत सारी दवा नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता सबको। डेली 5-5 दवा डेली खाना किसी को भी पसंद नहीं होता, खर्चा भी होता है। लेकिन बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझ के, अलग अलग बीमारियां और रिस्क फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट को समझ के जितना मिनिमम पॉसिबल मेडिसिन में काम चल सके उतना डॉक्टर्स को एटलीस्ट एडजस्ट करना चाहिए। इससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा फॉलोअप के दौरान डॉक्टर्स का फोकस आपकी डाइट पर होना चाहिए। कई बार क्या है, डिस्चार्ज के टाइम तो एक डाइटिशियन आपको चार्ट दे देता है, उसको आप फॉलो कर पाते हो, बहुत विस्तृत डिस्कशन उतनी नहीं हो पाती है। तो फॉलोअप के दौरान चाहे पहली बार या दूसरी बार या बार बार आपको डाइट पर एटलीस्ट डिस्कस करने की आवश्यकता है। कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन या मिथ होते हैं जिसको लोग लेके बैठे रहते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं, जो कि उनकी लाइफ को बिगाड़ देता है। डाइट को लेके आपकी जो प्रेजुडिसेस है, जो क्वेश्चंस है, आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए, चाहे फिजिशियन के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या सर्जन के साथ ज़रूर डिस्कस करिए। इसमें आपका फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते, कौन से चीज़ों में आपको फ़ायदा है, कौन से नहीं, डाइट में क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आप अगर एजुकेटेड रहेंगे तो आप ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाएंगे। हालांकि ये कि डाइट्स जो भी आप ले रहे हो उसको लंबे समय तक आपको फॉलो करना है। 10 दिन का क्रैश डाइट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन डाइट में भी क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है ये आपके डॉक्टर्स आपको बेटर वे में बता पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो फॉलोअप में ध्यान रखने की ज़रूरत है
वो है एक्सरसाइज पे। एटलीस्ट आधा से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हो रही है या नहीं हो रही है, पेशेंट सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी फॉलोअप के दौरान डिस्कस होना आवश्यक है। पेशेंट अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो डॉक्टर को भी उन्हें पूछने की आवश्यकता है और एक्सरसाइज करने के लिए उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है, जिससे कि उनकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इसके अलावा ओवरऑल कार्डियक रिहैबिलिटेशन, यानी सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में किस तरह से आता है, अपनी काम और जीवनचर्या को किस तरह से चालू कर पाता है, ये सारी चीज़ों को भी फॉलोअप के दौरान एडजस्ट किया जाता है। पेशेंट को आप बोल दोगे कि डिस्चार्ज हो गया, अब 10 दिन में काम चालू कर लेना, तो वो 100% एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर व्यक्ति की 10-15 दिन के बाद हालत अलग अलग होती है। तो वैसे सिचुएशन में आप एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि 10 दिन में जॉब ज्वाइन कर लेना, आपको उसको इंडिविजुअलाइज करने की आवश्यकता होती है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को। इसके अलावा फॉलोअप के दौरान आप पेशेंट की मेडिसिन को एडजस्ट करते हैं। मेडिसिन से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, बाकी रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को आप मॉनिटर और एडजस्ट करते हैं। तो फॉलोअप का एक इंपॉर्टेंट पर्पज़ ये भी होता है कि आपकी दवाइयाँ सही डोज पे चल रही हैं या नहीं चल रही, उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। कई मेरे साथ एक इशू होता है कि कई पेशेंट मेरे ऐसे जो 3-3, 4-4 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन फॉलोअप में आते हैं, तो तब तक मार्केट में नई ट्रेंड्स भी चेंज हो जाती है। हार्ट फेलियर की पिछले 2-3 साल में 2-3 नई दवा आई है, जो कि मेरे पुराने फॉलोअप पेशेंट्स को नहीं चालू थी। अब कोई पेशेंट अगर मेरे पास 3 या 4 साल के बाद सडनली आ रहा है, तो वो दवाएँ जिसका उसको बेनिफिट मिल सकता था, वो उससे वंचित रह गया, एक तरह से वो दवा उसको नहीं मिल पाई। तो इसलिए ज़रूरी है पेशेंट के लिए कि वो एटलीस्ट भले ऐसा नहीं करे कि हर 10 दिन में या 15 दिन में आए, तो एटलीस्ट 3 से 6 महीना में एटलीस्ट आता रहे तो अच्छा है। मैं नॉर्मली इनिशियली पहले 1-2 साल में रिकमेंड करता हूँ कि 3-3 महीने में आते रहे, उसके बाद पहले 6-6 महीने में आइए, लेकिन एटलीस्ट एक बार फॉलोअप करने से लेटेस्ट ट्रेंड्स भी आपको पता चलते हैं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपीज और स्ट्रैटेजीज पता चलती है, और कुछ डाउट्स जो आपके मन में रह गए हो पहले की, वो आप क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो लोग रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मेडिसिन भी लेते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स का हमने खुद भी ऐसा देखा है कि जो फॉलोअप में नहीं आते, उनमें 50-60% पेशेंट्स थोड़े टाइम में दवा भी बंद कर देते। तो वो मोटिवेशन करवाने के लिए भी कि दवा आपको लेना है, दवा का पर्पज़ समझाने के लिए और वो सारी चीज़ों को भी लुक आफ्टर करने के लिए भी रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल कंडीशन में सुधार है, बिगाड़ है, इसी चेंजेस तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी और अलग अलग तरह के टेस्ट करने के लिए भी, चाहे वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड हो या ईसीजी को, ये सारे टेस्ट के लिए भी, मॉनिटरिंग के लिए भी ज़रूरी है फॉलोअप होना। फॉलोअप के दौरान हर बार सारे टेस्ट कराएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से साल में 1 से 2 बार ब्लड रिपोर्ट, साल में 1 आध बार इको टेस्ट, साल में 1 से 2 बार ईसीजी टेस्ट, साल या 2 साल में 1 बार ट्रेडमिल टेस्ट, ये अलग अलग तरह के टेस्ट होने चाहिए और अलग अलग रिस्क फैक्टर संबंधित ब्लड टेस्ट भी रेगुलरली होते रहना चाहिए, ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म कंडीशन पेशेंट की बिगड़े नहीं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये भी मॉनिटर करना जरूरी है फॉलोअप के दौरान। फॉलोअप के दौरान पेशेंट कई बार अपनी लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से जीना चालू कर देते हैं, कोई व्यसन का ध्यान नहीं रखते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, सब कुछ में गड़बड़ करने लगते हैं। तो यदि पेशेंट फॉलोअप में रेगुलर आता रहे, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस जो उसको बोले गए थे वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं, इस पर भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। कई पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। काफ़ी कॉमन है कि बाईपास सर्जरी, क्योंकि बड़ी सर्जरी है, पेशेंट कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो उसके बाद रिकवर करने में कई महीने उनको लग जाते हैं। तो उस दौरान पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेन तो इमोशनल सपोर्ट फैमिली वाले देते हैं, और वो कई बार डिप्रेशन में चले जाएँ, कई बार फाइनेंशियल बिल्स की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ों से निकलने में थोड़ा काउंसलिंग, थोड़ी दवाइयों का रोल रहता है। इसके अलावा अगला पेशेंट का इशू रहता है कि वो ड्राइविंग कब से चालू कर सकता है। यूजली 1-2 महीने के बाद पेशेंट 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर सकता है, और अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं या कमजोरी ज़्यादा लग रही है या कोई एक्यूट प्रॉब्लम है तो ड्राइव नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ स्टेबल है और कोई इश्यूज़ नहीं है तो पेशेंट ड्राइव कर सकता है। ज़्यादातर इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज़ में हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो खुद से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्राइव ना करें। एक बार कंडीशन स्टेबल हो जाती है, पेशेंट अगर ड्राइव करने के लिए स्टेबल है और छोटी छोटी डिस्टेंस ड्राइव करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर वो धीरे धीरे करके अपनी ड्राइविंग बढ़ा सकता है, ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस भी ड्राइव कर सकता है। फिर भी एटलीस्ट सर्जरी के साल 6 महीने तक हम एटलीस्ट पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग खुद से ना करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होने का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। सडनली
पेशेंट का एक्सीडेंट होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू मंथ्स, खासकर बड़ी सर्जरी होने के बाद, ये रिकमेंडेड है कि आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग ना करें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ना करें, और अगर कर भी रहे तो बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स लेते रहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट इशू जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है वर्क में कब से चालू कर सकते हैं, अपना काम वापस कब से चालू कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपका क्लरिकल वर्क या ऑफिस जॉब टाइप है तो आप 10-15 दिन या 1 महीने के बाद चालू कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद मान लीजिए 1 महीना एटलीस्ट बेड रेस्ट ज़्यादातर लोगों को रहता है, 1 महीने के बाद अपना जॉब चालू कर सकते हैं। अगर हेवी काम है तो इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स में हम ऐसा रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा लाइट काम करिए, आपके बॉस से बोल दीजिए कि आपका काम इस तरह से एडजस्ट कर दे कि आपको थोड़ा लाइट वर्क रहे। फिर धीरे धीरे करके आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन शैली और वर्क की रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत हेवी काम मत करिए, धीरे धीरे करके अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ाइए। जिन लोग का नाइट शिफ्ट वर्क है वो कर सकते हैं नाइट शिफ्ट वर्क, लेकिन उसमें थोड़ा सा नींद का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, हैबिट्स का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाइट शिफ्ट वर्क में आप लापरवाही करोगे तो आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज रूटीन पेशेंट्स को ऐसा नाइट शिफ्ट काम ना कर सके ऐसा इशू नहीं होता है, पर आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने फॉलोअप रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करी। इसके अलावा भी और काफ़ी पॉइंट्स हैं जिस पर हम अगले टॉपिक में यानी फॉलोअप आफ्टर बाईपास सर्जरी की पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया, इसलिए अभी इसको यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।